अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अरहम हुसैन। वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा फ़िज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। इसी नई उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारे पास इसकी डिस्कशन, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है NMD CAT के हमने MCQs देखने हैं जो हमारे पास 31 अगस्त या 1 सितंबर को। बच्चों नेक्स्ट MCQs हमारे पास सेकेंड ईयर में से आया है, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया और NMD CAT एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था इस चैप्टर में से हमारे पास ओमिक कंडक्टर। सबसे पहले हम MCQs की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चों। MCQs की स्टेटमेंट कुछ बच्चों ऐसी है हमारे पास, जिसमें वो क्या कहता है, हमें गिवन दिया उसने ओमिक लॉ, ओहम्स लॉ या ओमिक लॉ इज़ एप्लीकेबल टू, कहता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले तो आपको राइट ऑप्शन पता है कि ओहम लॉ इज एप्लीकेबल टू ओमिक कंडक्टर। अब ऑप्शन में वो तो आपको ओमिक कंडक्टर नहीं देगा, ये तो बहुत इजी MCQs हो जाएगा। तो उसने क्या दिया था ऑप्शन में बच्चों हमारे पास मेटालिक कंडक्टर। बच्चों मेटालिक कंडक्टर कौन से? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये ओहम्स लॉ क्या है। ओहम्स लॉ की बच्चों कुछ स्टेटमेंट ऐसी है, करंट फ्लोइंग, ये देखें, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे पास, कीपिंग फिजिकल स्टेट, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, ATC, डेंसिटी जो भी है फिजिकल स्टेट हमारे पास कंडक्टर की वो अनचेंज रहनी चाहिए। जब तक हमारे पास फिजिकल स्टेट कंडक्टर की अनचेंज रहेंगी तब तक हमारे पास ओहम्स लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको मैं बच्चों, जाहिर सी बात है कि हमारे पास ओमिक दो तरह के कंडक्टर होते हैं। एक ऐसे कंडक्टर जो ओहम लॉ ओबे करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और बच्चों ऐसे जो ओहम्स लॉ नहीं ओबे करते उनको नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। सर अब हमें कैसे पता चलेगा ये ओमिक है ये नॉन ओमिक है? बच्चों देखो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इधर मैंने क्या कर लिया, वोल्टेज कर लिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस पे मेरे पास है करंट। अगर हम ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओमिक कंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो क्या आता है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अगर तो हमें ओमिक कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो हमारे पास वो ओमिक कंडक्टर होंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ओमिक कंडक्टर क्या करते हैं हमारे पास, जैसे जैसे क्या करते हैं हमारे पास, इनका क्या होता है बच्चों, इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है विद दी इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों ठीक हो गया। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास मेटालिक कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन असेस में होते हैं, और जब मैं हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हमारे पास होरस असेस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट की जो हमारे पास क्या कहते हैं फ्लो में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब नॉन ओमिक कंडक्टर बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है टंगस्टन डायोड्स है हमारे पास, PN जंक्शन है, बैटरी एसिड है और अल्कलाइन है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें एक कर्व शेप मिलती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ठीक है, इसका मतलब हुआ ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओमिक कंडक्टर। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल MCQs हैं बच्चों, वो आपने देख लेना कि हमारे पास बच्चों जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है। जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता अगली बार ये हमारे पास वो ये वाले इसमें से कुछ MCQs है वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, यानी लेंथ, एरिया, डायमीटर, यानी इस वायर की जितनी लेंथ है, एरिया, डायमीटर है उस पर डिपेंड करती है। फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड करती है, और कंडक्टर की नेचर पे। लेकिन बच्चों आपको पता है कि हमारे पास रेजिस्टिविटी कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वो डिपेंड करती है सिर्फ इन दोनों पे, फिजिकल स्टेट पे यानी टेम्परेचर पे और कंडक्टर के नेचर पे।
क्या रेजिस्टिविटी। अगर मैं पूछूं कि मैं क्या करता हूँ, एरिया को डबल कर देता हूँ, वायर के एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, मुझे डबल कर देता हूँ, मुझे बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी। आप कहेंगे सर रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है डायमेंशन से, रेजिस्टिविटी डायमेंशन लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज रहती है विद द चेंज ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं, मैं कार्बन को एलिमेंट जो कार्बन है और टंगस्टन को फिलामेंट के तौर पे क्यों यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ, उसकी रीज़न है इनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड जो हमारे पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन का। बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो दोनों है, हमारे पास चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में से आए, और उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एनएमडी कैट के एग्जामिनर का सिंपल बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा, कहता है एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले रेडिएशन फॉल, बहुत ही हमारे पास बेसिक एमसीक्यूज है। रेडिएशन जो फॉल्स करती है फ्रॉम सन ऑन अर्थ, कहता है ऐसी रेडिएशन जो सन से अर्थ पे फॉल करती हैं वो इन गिवन ऑप्शन में से कौन कौन सी होती हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने बच्चों देखना क्या है कि हमारे पास ऐसी रेडिएशन जो सन से अर्थ पे फॉल करती है वो हमारे पास इन ऑप्शन में से कौन सी हैं। अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई, नॉट एट ऑल। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ना चार्ली हो सकती है। बीटा मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास सन से अर्थ में आते हैं, नहीं फॉल करते हैं, नहीं। इसका मतलब हमारे पास इस एमसीक्यूज की करेक्ट ऑप्शन क्या है, गैमा रेज। ठीक है बच्चों, गैमा रेज जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में आपने पढ़ा है कि हमारे पास सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितनी देर लगती है, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं बच्चों। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है चैप्टर नंबर 1 में, आपने पढ़नी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ बच्चों, ऑल ऑफ द एनर्जी फ्रॉम सन दैट रीचेज द अर्थ अराइव्स एज सोलर रेडिएशन। ठीक है बच्चों। अब मैं पूछूंगा आपसे सोलर रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन इंक्लूड है। सिंपल आपने ये गिवन रेडिएशन को मेमोराइज कर लेना बच्चों। विजिबल लाइट, ठीक है बच्चों, सोलर रेडिएशन में आती है। अल्ट्रा वायलेट रेज सोलर रेडिएशन में आती है बच्चों। इंफ्रारेड भी, रेडियो वेव्स भी, एक्स रेज भी, गैमा रेज भी। इसी से उसने एमसीक्यूज पूछ लिया है बच्चों। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो आया हुआ है बच्चों 2 सितंबर को, उसने क्या पूछा बच्चों, द लाइट वी आर सीइंग इज। आपको पता जो हम लाइट अपने सराउंडिंग से जिस वजह से हम सी करते हैं वो हमारे पास क्या, विजिबल लाइट। को पता है कि हमारे पास जो अर्थ से लाइट जो बच्चों सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट है वो हमारे पास एक्चुअली में क्या होती है, वाइट लाइट तो होती है। जब वो प्रिज्म में से पास करती है वो 7 कलर में स्प्लिट आउट नहीं हो जाती, जिसकी वजह से हमें रेनबो देखने को मिलता है। सिंपल कंसेप्ट था कि हमारे पास ऐसी रेडिएशन जो सन से अर्थ में आती है वो गैमा रेज हैं, और जो लाइट हम सी करते हैं वो विजिबल लाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिबल लाइट किस टाइप का स्पेक्ट्रम बनाती है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जब कभी विजिबल लाइट जो एक्चुअली में वाइट लाइट होती है उसको जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसका मतलब क्या बच्चों, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाती है। कैसा स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, याद रखना आपने, ये भी हमारे पास 1 सितंबर में आया था एनएमडी कैट। बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर में से आया हुआ है। चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर में से आया हुआ है, ड्रॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और एग्जामिनर का एनएमडी कैट का जो एग्जामिनर है उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सिंपली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज की स्टेटमेंट बच्चों आपके सामने कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, यानी इसने पूछा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि आपने मुझे जो इमेज वो प्रोड्यूस करता है उसकी नेचर बतानी है। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बच्चों ये की पॉइंट है, ज़्यादातर बच्चों ने इसी में गलती की है। ये ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड और रिजॉल्व्ड इमेज बनाता है। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन है बच्चों। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये बाय यूजिंग किस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए,
इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हो। इसका मतलब कि हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करना पड़ेगा, डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस में से हम इन इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं और ये एक्सेलरेट हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आपको पता है कि हमारे पास किसी भी हमारे पास सब्सटेंस की दो हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं, या तो पार्टिकल नेचर का होता है वो, या तो वेव नेचर का होता है। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल के तौर पे भी कर सकता है और वेव के तौर पे वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है बच्चों। यानी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेव बिहेवियर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बच्चों। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कौन सी प्रॉपर्टियाँ बिहेवियर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इधर इसने पूछा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो किस नेचर की होती है, 2 डायमेंशनल। ज़्यादातर जो हमारे पास टीचर है उन्होंने लगवाया हुआ 3 डायमेंशनल। अगर वो हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप है जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये 3 डायमेंशनल इमेज करता है फॉर्म बच्चों। ठीक है, ये बनाता है 3 डायमेंशनल इमेज। ठीक है बच्चों। लेकिन जो सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 2 डायमेंशनल नहीं बनाता है। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों। उसमें हमारे पास क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हायर मैग्निफिकेशन है, हायर रिजॉल्विंग पावर है देन दैट ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी है, 0.5 से लेके 1 नैनोमीटर, 0.5 to 1 नैनोमीटर। और इसकी जो हमारे पास, जबकि हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है वो सिर्फ है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आया। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उसने यूनिट आपसे डिमांड किए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या, कूलम। न्यूटन पर कूलम इसके एक ही यूनिट हो गए बच्चों। और आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। मुझे पता है अगर नेगेटिव साइन आता है पर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहा हूँ। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इधर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ओवर हमारे पास से आर क्या, डिस्टेंस वोल्ट पर मीटर, यानी न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आया। और एनएनडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से उसने पूछा। थोड़ा सा उसको बस उसने टेम्पर किया सवाल को। ठीक है बच्चों, है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से। कूल डाउन हो गया, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ़ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, कहता है अगर मेरे पास डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन, कैसा चेंज, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन वर्क डन। कहता देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है, जितनी भी हीट आप बॉडी को देंगे, जितनी भी हीट आप बॉडी को देंगे, जैसे आप मुझे हीट दे रहे हैं, उससे मैं सिर्फ 2 ही काम कर सकता हूँ। यहाँ तो बच्चे मैं वर्क डन करूँगा कुछ, यहाँ तो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दूँगा बच्चों। ये अब उसने क्या किया बच्चों, ये हमारे पास जो डेल्टा होता है रिप्रेजेंट करता है चेंज इन हीट। ये जो हमारे पास डेल क्या हुआ ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन हीट। सिंपल इज डैट।
उसने जहाँ डेल्टा था, जहाँ पे डेल्टा था वहाँ पे उसने क्या कर दिया, डेल कर दिया। सिंपल इज डैट। अब आपको पता है कि बच्चों हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम में ना हीट एंटर कर सकती है ना सिस्टम से लीव कर सकती है बच्चों। तो हमारे पास यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी चेंज इन क्यू क्या हो गया, ज़ीरो। अगर मैं इधर ज़ीरो पुट करूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो मेरे पास ज़ीरो इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो हमारे पास डेल यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। उसने फर्स्ट ऑप्शन में एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा था और फिर ये पूरा चीज़ हमारे पास अगेन सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 ड्रॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से आया। और एग्जामिनर का एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, हमारे पास क्वांटम शिफ्ट में से उसने पूछा एमसीक्यू। उसके स्टेटमेंट को कूल डाउन हो के अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों हम। कहता है इन क्वांटम स्कैटरिंग प्रोसेस वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज। कहता जो क्वांटम स्कैटरिंग प्रोसेस है ना, फैलाव का प्रोसेस, उसमें आपने बतानी है स्कैटर्ड होने के बाद एक्सरेज की वेवलेंथ क्या इंक्रीज करती है, क्या डिक्रीज करती है, क्या रिमेन कांस्टेंट रहती है या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम शिफ्ट ऐसा फिनोमिना है जिसमें चेंज इन वेवलेंथ क्या करता है, अकर करता है जब कभी एक्सरेज कोलाइड करता है विद इलेक्ट्रॉन। एक्सरेज जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है उसके बाद जो हमारे पास एक्सरेज की वेवलेंथ में हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, इस फिनोमिना को हम क्वांटम शिफ्ट कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया। अब आपको पता है ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चे आपने इसको मेमोराइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हम एमसीक्यूज डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। आपको पता है सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज। लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम इंक्रीज करता है हमारे पास, यानी सबसे ज़्यादा मोमेंटम, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी किसकी है, गैमा रेज की। E इज इक्वल टू एच एफ से आप दे सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है ये मेरे पास बच्चों, जबकि आपको पता है राइट से लेफ्ट जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज करती है, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। अब आपको पता है कि मेरे पास ये एक्स रेज है बच्चों। एक्स रेज हमारे पास किस स्पीड से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से बच्चों। ठीक है बच्चों। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ मेरे पास क्या बच्चों, कम है। ठीक है बच्चों, वेवलेंथ कम है, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कम है। ठीक है बच्चों। अब जब कभी एक्सरेज हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद इसकी आप वेवलेंथ देख रहे हैं इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी सर वेवलेंथ, बताता हूँ मैं अभी। सबसे पहले वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, आप देख रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। ये इसने स्कैटर्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसने स्ट्रेट जाना था लेकिन कोलाइड करने के बाद स्कैटर्ड हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगा, मोमेंटम डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जब एक्सरेज कोलाइड करेगा विद फ्री इलेक्ट्रॉन तो मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर देगा अपना, बेचारे के पास जितनी एनर्जी थी वो भी ट्रांसफ़र कर दी, मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही थी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिक्रीज करेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या करेगी, एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया बच्चों। अगर वो पूछे फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो बच्चों डिक्रीज करनी थी, मोमेंटम डिक्रीज करना था, एनर्जी डिक्रीज करनी थी। पहले इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। लेकिन हमारे पास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर हमारे पास 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया, उसका हमारे पास एनएमटी कैट के जो हमारे पास एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, हमारे पास वो था कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। कहता है दी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किस शेप की होती हैं, वो सर्कुलर होती हैं। लेकिन कैसे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल रिंग्स। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एक बच्चों हमारे पास क्या बच्चों, कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे करंट की डायरेक्शन है मेरे पास। अब आपको पता है हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे बच्चों, राइट हैंड ग्रिप रूल बच्चों।
सिंपल इज डैट। इस कंडक्टर को हम ग्रिप करेंगे, ये जो हमारा थंब है वो इंडिकेट करेगा हमारे पास इन डायरेक्शन होगा ऑफ करंट, जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में होगा, जबकि हमारे पास ये जो कर्ली फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन हमें बताएंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। इन सब सर्कल का सेंटर को यही है बच्चों, जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप देख सकते हैं इनका रेडिया डिफरेंट है बच्चों, रेडिया डिफरेंट है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो 1 सितंबर को आया था इवनिंग शिफ्ट में बच्चों। इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास वो चैप्टर नंबर 8 वेव में से आया था बच्चों, और उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एग्जामिनर का बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा हुआ बच्चों। कहता इंट्रासोनिक वेव है फ्रीक्वेंसी, आप 3 चीज़ें याद कर लें बच्चों। इंट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज बच्चों। कहते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। जबकि आपको पता है उधर ही आपने पढ़ा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज बच्चों। या आपको हमारे पास चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर हमारे पास 169 में मिल जाएगी, जहाँ पे साइड बॉक्स बना हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन रेंज ऑफ हेयरिंग इज फॉर डिफरेंट एनिमल्स। जैसे ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास 20 to 20,000 हर्ट्ज है बच्चों।